GTV में मुजाहिद मिलनी आपको खुशामदीद कहता है। सारी नज़रें इस्लामाबाद में थीं और एक तवक्को की जा रही थी कि शायद, और लेकिन ये शायद इसलिए मैं उस वक्त भी एग्री नहीं कर रहा था कि साफ लग रहा था कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल भी गया, रिहाई भी मिल गई, केस भी मुअत्तल हो गया, तो किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी के लिए जैसे कि हुआ, यानी साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो हस्बे तवक्को इस फैसले के बाद या इसके बाद जितने भी फैसले आएँ, लगता यही है कि अभी तहरीक इंसाफ की रिहाई जल्द मुमकिन नहीं। आज जो कार्रवाई हुई उसमें इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक थी, जजेज हजरात जो सवाल करते रहे उसमें बड़े पुरजोश लग रहे थे इलेक्शन कमीशन, लेकिन बिलाखिर जैसे मैंने कहा कि उस पर सख्त दोनों जजेज हजरात ने अपना फैसला सुना दिया। इस पर जहाँ तहरीक इंसाफ के हामी वकला ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया, ख़ास तौर पर बाबर रहमान साहब आए और उन्होंने ये कहा कि इस केस में जहां इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, वहां उसके साथ ही वो जो नाअहली हुई थी, यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे थे, अब वो ख़त्म हो गई है। जी हाँ, ये ख़बर है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस ख़बर पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सुनिए बाबर रहमान ने इस केस की मुअत्तली के फ़ौरन बाद क्या कहा। इमरान की जो पिटीशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी वो मंजूर हो गई है। उसके 5 नताइज निकले हैं। पहला नतीजा उसका ये निकला है, जो इमरान खान की सेंटेंस की सस्पेंशन का पहला नतीजा ये निकला है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। जो सज़ा का ऑर्डर था, सज़ा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। दूसरा इसका नतीजा ये निकला है कि फौरी तौर पे उनकी रिहाई होनी चाहिए और किसी जगह पे भी कोई ये जो बैठी हुई है गवर्नमेंट जो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आई है, ये कोई ऐसा गंदा खेल ना खेले जिसकी वजह से इनके ऊपर जो छोटा मोटा एतबार अगर किसी को है तो वो उठ जाएगा। इसलिए इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वजीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। इसका जो दूसरा है, मैंने बता दिया, तीसरा पहलू ये है कि ये तय हो गया कि ये एक कैंगरू कोर्ट का फैसला था और कैंगरू कोर्ट का फैसला आज मुअत्तल हो गया है। बाबर रहमान साहब जिस ये फरमा रहे थे तो उससे कुछ कबल अपोजिशन यानी नून लीग के तर्जमान अता तारड़ साहब ने अपने रद्दमल का इजहार किया, लेकिन उससे ज़्यादा साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए शदीद रद्दमल का इजहार किया और कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने लाडले को रिलीफ दिया है। देखिए ट्वीट की जो मैंने कहा कि ज़बान में कितनी जो है गुस्सा था, छलक रहा था शहबाज शरीफ का ट्वीट। देखिए एक नज़र में क्या कह रहे थे जी। अगर करीब जाके देखूं तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए हैं। तवातुर से आपको इल्म है कि नून लीग उनके हामी मौजूदा चीफ जस्टिस को ये कहते रहे हैं कि वो चेयरमैन PTI को रिलीफ देते हैं, वो उनके लाडले हैं। कितने लाडले हैं मुझे नहीं इल्म, क्योंकि बहरहाल खान साहब तो जेल में हैं, उनके सैकड़ों कारकुन भी जेल में हैं, उनकी लीडरशिप भी जेल में। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर गौहर खान से। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। फैसला आया वो खैर सॉरी टू से इतना गैर मुतवक्का नहीं था, लेकिन फिर भी ख़ासी उम्मीदें बांधी गई थी कि शायद उनकी रिहाई हो जाए। आपके लिए कितना एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड था बैरिस्टर? देखो, जहां तक उनकी रिहाई का ख्याल, ये तो हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उम्मीद इंशाल्लाह ताला मुअत्तल हो जाएगी जजमेंट, लेकिन ये इस किस्म की सी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उसकी रिहाई में रुकावट डाली जाएगी
क्योंकि खान साहब सारे केसेस में पेश हो रहे थे और पेश होने के साथ साथ अदालतों में भी हम जा चुके थे, और सिर्फ अगर वो किसी कोर्ट में नहीं पेश हुए थे तो वो इसी वजह से नहीं हुए थे कि उसको एक नाजायज केस में, एक इलीगल केस में अरेस्ट किया गया था। तो ऐसी तवक्को तो नहीं थी, लेकिन जो ऑर्डर आया है वो जज साहब का ऑर्डर है जिसपे ना उसका स्टैम्प है, ना उसकी डेट लगी हुई, ना उसकी कोई डिटेल मौजूद है, वो आया हुआ है। तो इस किस्म की तवक्को वैसे नहीं थी। साहब ये अभी मैं देख रहा था कि फैसले के फ़ौरन बाद, क्योंकि खान साहब को जहां गिरफ्तार किया गया था, सज़ा 3 साल की दी गई थी, वहाँ उन्हें नाअहल भी करार दे दिया गया था सियासत से। नाअहली का मतलब है कि वो चेयरमैन नहीं रहे थे। तो उनके एक वकील तर्जुमान कह रहे थे कि अब वो दोबारा चेयरमैन भी हो चुके हैं। वैसे तो वो एक्सपेक्टेड कर रहे थे रिहाई की भी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे बैरिस्टर? रवि साहब, जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है तो जज साहब ने ऑर्डर जो फरमाया था ट्रायल कोर्ट ने, उसमें सिर्फ 3 साल की सजा थी जो इसकी मैक्सिमम सजा थी, और 1 लाख रुपए फाइन वो भी मैक्सिमम उन्होंने ये लगा दिया था। जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के जो केसेस है उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती। तो ट्रायल कोर्ट ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन अवार्ड नहीं किया था जिस पे इस पे असर हो। वो इलेक्शन कमीशन ने ऑन इट्स ओन एक नोटिफिकेशन कर दिया था कि हम आर्टिकल 63(1)H में इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, और वो हम समझते हैं कि वो ऑर्डर बिल्कुल गलत ऑर्डर है, क्योंकि जितने भी केसेस नॉन डिक्लेरेशन के हैं उसमें कभी भी किसी की डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 63(1)H नहीं हुई है। वो हम सेपरेट से चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट इसको सेटिस्फाइड कर लेगी। बैरिस्टर आप क्या समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह कोई आप पिछले साल भर से एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत में खान साहब का केस लड़ रहे हैं, 24 घंटे दिन रात आप उनकी फाइलें तैयार कर रहे हैं, केस तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि साबिका शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के जाने के बाद ये जो निगरान हुकूमत जिसे आए हुए शायद 10-11 दिन हुए हैं, उससे ओवरऑल उनके इदारे, उनके एजेंसियाँ, जुडिशरी का मैं नहीं जिक्र करूँगा, लगता है डिवाइड है, कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मैं रिलीफ का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। निगरान हुकूमत के पिछले 12 दिनों में इदारों, एजेंसियों की जानिब से बैरिस्टर? साहब, मैं समझता हूँ जो केयर टेकर स्टार्टअप है उसके अंदाज से और इनके तरीक़ेकार से और उनकी इब्तिदा से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पिछली हुकूमत है उनकी कंटिन्यूएशन, जो लोग पहले वालों को लेके आए थे वही लोग इसको लेके आए थे। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आ जाता है जिसका नाम न कभी प्राइम मिनिस्टर ने दिया और ना कभी लीडर ऑफ द पोजीशन ने दिया हो, न एवरी पर्सन इज टेकन बाय सरप्राइज, वज़ीर आज़म ने कभी उस नाम पर मशावरत नहीं की अपने अलायंस पार्टी से, तो ये नाम कहाँ से आए थे? और अगर ऐसा ना होता तो पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो पहले आते ही ये इंश्योर करती कि 90 डेज में इलेक्शन हो। अगर वो उन पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं जो पहली हुकूमत में, तो इसमें और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वही लोग अभी भी इन्फोर्स है जो नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो इन्फोर्स है और यही लोग कर रहे हैं। तो जहां हमारे केस का ताल्लुक है, हमारे लिए सारे एक बराबर है। वो एक जैसे लोग थे और हमारे खिलाफ कर रहे थे, लेकिन आज की जो जजमेंट आई है और वो सस्पेंड हुई है, इसमें हमें ये तवक्को जरूर हुई है कि यही हमारी वो इल्तिजाएं थी जो हम करते रहे हैं कि ये जजमेंट बिल्कुल इलीगल है, ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। हमारा चार्ज फ्रेम हुआ तो नहीं सुना गया, हम क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन करते तो इजाजत नहीं दी जा रही है, हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे तो हमें नहीं दी जाती है, जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो हमारे स्टेटमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, जब हम अपना हक दिफा इस्तेमाल करते तो इजाजत नहीं दी जा रही, और जब हम कहते हैं आर्गूमेंट्स करें तो ना हमारी हाजिरी मार्क की जा रही है और ना ही हमारे आर्गूमेंट्स लिए जाते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ये उसी हुकूमत की कंटिन्यूएशन है और इसी तनाजुर में ये सारे लगे हुए। हमारी अदालतों से अलबत्ता ये इल्तिजा जरूर है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, हमें आइसोलेट किया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। तो जिस तरीके से निज़ाम अदल है, हमारी अदलों से और सुपीरियर जुडिशरी से जरूर ये इल्तिजा है कि वो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की रिलीफ हमें मुहैया कर दे ताकि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए और हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो। शुक्रिया बैरिस्टर गौहर, जिनका फरमाना था कि मौजूदा यानी निगरान हुकूमत माजी की यानी शरीफों की हुकूमत का तसलसल नज़र आ रही है। जुडिशरी से एक हद तक उम्मीद का इजहार कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने कहा कह रहे थे कि खान साहब की इस केस में भी रिहाई हो जानी चाहिए थी, आइंदा भी, और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस उनका कहना था हैं। चलते हैं ब्रेक के बाद, हमारी गुफ्तगू जारी रहे।
टीवी में मुजाहिर वलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और अब कौन सुनता है फुगान दरवेश, इसके बावजूद कि हफ्ता एक से कराची की सड़कों पर, पेशावर की, कोयटा, बल्कि छोटे छोटे अजला में लोग सड़कों पर बिजलियों के बिल जला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा निकला। और अभी भी निगरान हुकूमत 3 दिन से बैठी हुई ये फैसला नहीं कर सकी कि जनाब क्या किया जाए, किस तरीके से बिजली का बोझ कम किया जाए। यानी जो शरीफ हुकूमत ने किया था, अब उसका नज़ला जो है वो निगरान हुकूमत पर गिरेगा। जो IMF से मुआहदे हुए थे और उसमें जो बिजली और पेट्रोल और डॉलर जो हवाले से फैसले हुए थे वो आप देख रहे हैं। शरीफ हुकूमत ने कोई 16 माह में, जी हाँ 16 माह में बिजली के नरखों में 2 गुना इजाफा किया था। यानी कोई 23-24 रुपये थी उस वक्त जब PTI की गवर्नमेंट थी, जो अब आके 15 रुपये तो पिछले अगस्त में बढ़े 55 रुपये की हो गई। और आप लॉसेस देखें कि 2023 में जो चोरी की सूरत में कोई 467 अरब की चोरी की गई, जबकि अशराफिया यानी हुक्मरान तबके को 976 अरब की सब्सिडी दी गई। उससे भी अहम बात ये कि आप देखिए, एक तरफ गरीब लोग जिनकी 30,000 40,000 तनख्वाहें हैं, उनके बिल 25,000 30,000 आते हैं। और जो अफसरशाही जिसके लाखों नहीं करोड़ों की आमदनियां हैं, पेजेरो हैं, बंगले हैं, हवेलियां हैं, फार्म हाउसेज हैं, उनको जनाब यानी कोई 34 करोड़ यूनिट जो है उनको मुफ्त बिजली आती है। 50-55 से आप 34 करोड़ को मल्टीप्लाई करते हैं, हिसाब किताब में कमज़ोर हूँ, अरबों रुपए के पैसे ये होंगे। इसी तरह जो बिजली कंपनियां हैं उनके अफसरान को भी 13 अरब की, जी हाँ 13 अरब की बिजली मुफ्त दी जाती है। कितना अफसोसनाक, कितनी शर्मनाक बात है कि आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30 रुपये 30,000 उसके बिल 15,000 20,000 25,000 और अरबों की आमदनी वालों को करोड़ों अरबों का रिलीफ। और सबसे अहम बात अब ये कि जिस तरह तवातुर से शहबाज शरीफ कह रहे थे कि वो IMF के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हैं, जिसके सबब ये महंगाई होगी। अब देखना ये है कि उनके बाद क्या निगरान भी नाक रगड़ने पर, माज़रत के साथ ये एक मुहावरा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ख़ुद अपने मुंह से ये कहा था, ज़बान से ये कहा था कि हम और कितनी नाक रगड़ें। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब हैं, हमारे तवानाई। खुर्रम साहब, सवाल है, पहले हम लोग 8-10 साल पहले लोड शेडिंग के हाथों तंग थे। थी बिजली महंगी लेकिन इतनी नहीं, लेकिन मिलती थी, लेकिन लोड शेडिंग करते थे। अब दोनों हैं, लोड शेडिंग एक हद तक कम, लेकिन बिजली के बिल 55 यूनिट के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लें 2 गुना। जिन घरों में 10,000 के 20,000 के, तो किस तरह फेस करेंगे लोग इसको खुर्रम शहजाद? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। मुझे ऐसा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिजली बनाने के और पहुंचाने के, और ये जो प्रॉब्लम है ये ओवर द ईयर्स जो है वो खड़ी हुई है, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो बिजली बनती कैसे और पहुंचती कैसे, ये एक बड़ा फैक्टर है, और दूसरा जो है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा अब लग चुके हैं। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से आपको अब बिल्स महंगे जो है वो मिल रहे हैं। और वर्स ये है कि आपको बिजली भी अब इतनी नहीं मिली जितनी पहले मिलती थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कि फैक्टर्स जो हैं, 2 जैसे मैंने फैक्टर्स बयान की कि एक बिजली बनाना और पहुँचाना, और दूसरा उस पर टैक्सेस। पहला फैक्टर जो है मैं आपको बताता हूँ, उस पर कितनी सारे चीज़ें जो कि अफेक्ट करती हैं उस कीमत को जिससे बिजली बनती है। उसमें देखें, सबसे पहले तो आपको पता है जो बैरूनी तेल की कीमतें हैं उनका एक बड़ा पोर्शन है, क्योंकि हमने अपने तेल के ज़खायर जो इस तरह से बनाई नहीं या उनको एक्सपोर्ट इस तरह से नहीं किया, तो हमें ज़्यादातर जो अपने तेल की हमारी जो ज़रूरियात हैं बिजली बनाने की या तेल के इस्तेमाल की, वो हम सारी ज़्यादातर इंपोर्ट से पूरी करते हैं। 85% हिस्सा है तकरीबन हमारी जो हम यूज़ करते हैं, तेल बिजली की फॉर्म में करें या डायरेक्ट पेट्रोल डीजल की फॉर्म में करें, इसका 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके साथ आपको पता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो करेंसी का इम्पैक्ट पड़ता है कि करेंसी जो है वो आपकी कहाँ है। अगर आपकी 3 साल में करेंसी 150 रुपये डॉलर के की प्राइस से उठ के
₹300 डॉलर पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से एक तो ऑयल की कीमत उसका उतार चढ़ाव आपको जो है अफेक्ट करता है, फिर उसके साथ इंपोर्ट की कॉस्ट आपको बहुत बढ़ जाती है अगर आपकी करेंसी जो है वो अपनी कदर कंटिन्यूसली खो रही हो। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है मुझे साहब वो ये कि जो तेल बनाने की, ये पावर बनाने की कंपनियां हैं, इसके साथ आपने डिफरेंट पॉलिसीज़ दी हैं पिछले 20 सालों में, 25 सालों में कि जी आप आके जो है अपना प्लांट लगाएं और हम आपको डॉलर में रिटर्न देंगे, डॉलर में आपको बेनिफिट देंगे। तो ये देखें, ये उस वक्त ज़रूरत थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे और उसमें डॉलर में रिटर्न जो है हमने दिया। उसके साथ साथ खुर्रम साहब ये फैक्टर अपनी जगह, मगर अब तो सवाल ये है कि इसे निकला कैसे जाए। यानी अगर जो भी आप फैक्टर बता रहे हैं हक़ाइक़ पर मुबनी है, लेकिन पुअर आम लोग ये बिजली के भारी बिलों से निकलें कैसे, इसका भी तो कोई हल होगा ना, या नहीं है हल? देखें मुझे साहब, ये बात तो एक इससे कतई नज़र कि क्या उनकी इंटेंशंस हैं, जो भी आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, मेरे ख्याल में इंटेंशंस तो अच्छी ही होती हैं सबकी। वो टाइम पे जो है वो अगर आप काम नहीं करते तो डेफिनेटली उसका खमियाजा जो है ज़्यादातर अवामी भुगतती है। तो मेरे ख्याल में सोल्यूशंस बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं। उसमें शॉर्ट टर्म यानी कि इमीडिएट सोल्यूशंस भी हैं, मीडियम टर्म सोल्यूशंस भी हैं और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अगर आप बिल उठाएं ना, सिर्फ कराची की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कमर्शियल किसी भी कमर्शियल जो बिज़नेस का किसी का अगर आप एक बिल उठाएं तो आज जो उसको बगैर टैक्स के पर यूनिट प्राइस मिल रही है ना, कॉस्ट जो मिल रही है वो ₹53 है। ₹53 का एक यूनिट जो है उसको पड़ रहा है। और अगर आप टैक्सेस मिला लेना तो 40% टैक्सेस हैं जो कि ₹24 बनते हैं एक यूनिट पे। तो टोटल कॉस्ट आपको जो पड़ रही है एक यूनिट पे वो ₹77 पड़ रही है कराची में कमर्शियल को, और हाउस होल्ड्स को तकरीबन ₹50 पड़ रही है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स जो 40% है उसमें 7 टैक्सेस हैं, 7। आप उसमें मैं आपको गिनवा देता हूँ। सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, टीवी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, पावर होल्डिंग कंपनी का टैक्स है। इन टैक्सेस को आपने इतना ज़्यादा लगा दिया है कि एक्चुअल आपकी जो बिजली बनाने की जो कीमत है वो शायद ₹25 से ₹30 के दरमियान है, लेकिन आप ले रहे हैं खुर्रम। लेकिन खुर्रम अगर टैक्सेस ना लगाएं, खुर्रम साहब अगर ये टैक्सेस नहीं लगाएं तो फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी। IMF से आप कमिट कर चुके हैं कि आप मज़ीद सब्सिडी नहीं देंगे। जिस तरह हमने ज़बरदस्ती डॉलर रोका था, एक्चुअल जो था वो हमने रोका, नतीजा क्या निकल लगा, रिएक्ट हो के अब तो 300 गालिबन 300 तो भी बढ़ गया आ गया। तो ये भी तो है ना कि फिर टैक्स ना लगाएं, सब्सिडी तो फिर क्या करें, सब्सिडी दें। देखिए 40% जो टैक्स आप लगा रहे हैं वो आम टैक्सेस से बहुत ज़्यादा है। आपकी लागत ₹30 मिसाल के तौर पर, मैं आपको लागत बता रहा हूँ ना, आपको बिजली बनाने की लागत ₹30 है तो आप ₹77 की बिजली बेच रहे हैं। ये जो बीच में गैप है 40-47 का, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? मैंने आपको बताया कि जी बिजली जो ₹100 की बनती है वो पहुंचती ₹60 की है, तो ये ₹40 कहाँ जा रहे हैं? ये नॉन रिकवरी में जा रहे हैं, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, बीच में कंपनियां हैं, चोरी हो रही है, वो कुछ उसको काबू नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ने अपने एम्बिट में ये सारा काम किए हुए हैं, क्यों नहीं उसको प्राइवेटाइज करते, क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को देते, क्यों नहीं प्रोविंसेस को देते कि जी आप हमसे जो है फेडरल से टैक्स लेते हैं तो आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें इसको ठीक करने की। आपके एम्बिट में आती है, सखर है सिंध में आती है, कोयटा है बलूचिस्तान में आती है, पेशावर में जो है वो पेशावर वाली आती है, लाहौर आइस्को फैस्को पंजाब में आती हैं। क्यों नहीं प्रोविंशियल लेवल पे दे देते हैं कि आप इनको ठीक करें, रिकवरीज करें। आपका और मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बिल मिल रहा है वो जो पैसे नहीं दे रहा उसके भी ऐड होके मिल रहे हैं, तभी इतना बड़ा टैक्स लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करे? मैं आपको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बताता हूँ, इमीडिएट रिलीफ का जो एक आम आदमी को मिल सकता है। गवर्नमेंट ये जो 40% टैक्सेस है ना सर, इसको कम करके सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दे, बाकी 6 टैक्सेस हटा दे, जो कि होने भी नहीं चाहिए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां से रिकवरी गवर्नमेंट, ये वही वाली बात है। खुर्रम साहब आप जो ये सॉरी टू जो कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है ना कि आप कह रहे हैं हुकूमत क्या करे, सरकार क्या करे। बदकिस्मती से मैं देख रहा था कि निगरान हुकूमत के एक तर्जुमान कह रहे थे कि जनाब कोई आप क्रिटिसाइज ना करें, मीडिया राह बताएं। तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये जो 34 करोड़ यूनिट, जी हाँ 34 करोड़ यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करें 55 रुपये से, ये अफसरशाही को क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो बिल ही नहीं देते। ये मुशीर, ये वज़ीर, ये ऐवान सदर, ये ऐवान वज़ीर आज़म, इनके मकीन, इनके असम्बली के अरकान, ये अशराफिया, ये तो बिल नहीं देते ना। ये जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि 34 करोड़ मुफ्त, फिर इन कंपनियों के मालिकान भी नहीं देते। तो इन्हें क्या फिक्र, ये जो बैनर लिए सड़कों पे लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इनका कि किस मुश्किल से ये देते हैं,
ये भी तो एक है ना। या अशराफिया की कम कर दें, देखें कैसे कम नहीं होंगे ये जो फी यूनिट। देखिए बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको 2-4 चीज़ें और बताता हूँ। देखें, आपने जो बात की ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मुफ्त जो है बिजली मिलती है, क्यों मिलती है? नहीं होनी चाहिए ना। जब एक आम आदमी को जो है वो मैसिव बिल मिल रहा है, टैक्सेस के साथ मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके उससे निचोड़ रहे हैं और मुफ्त दे रहे हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो क्यों दे रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए ना, नंबर 1। सेकेंडली, मैं जो 40% टैक्स की बात कर रहा था, ये IMF के साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा। आप ये हम ये ना भूलें कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, तो इसमें सब्सिडी नहीं है। आप IMF के साथ बैठे हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लें कि देखिए जी ये काम करते हैं। हमने 40% टैक्सेस लगाए हुए हैं एक बिल के अंदर, तो हम ये 40% टैक्सेस कम करते हैं, सिर्फ सेल्स टैक्स लगाते हैं, और यहाँ से जो टैक्स रेवेन्यू लॉस होगा, IMF को प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है टैक्स लॉस ना करो। तो IMF ये नहीं कहता कि इस पे लगाओ, इस पे ना लगाओ। IMF कहता है कि भाई मुझे टैक्स इकट्ठा करके दो सही जगह से। तो गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि यहाँ से 40% टैक्स कम करें। मैं आपको 6 सेक्टर्स बताता हूँ जिन पर टैक्स या तो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। सबसे पहले एग्रीकल्चर है, 23% हिस्सा है उसका इकोनॉमी में, और सिर्फ 1% भी टैक्स नहीं देता वो। आरतीस जो है बीच में इनकम टैक्स नहीं देते। रिटेल एंड ट्रेड इतना बड़ा सेक्टर है, 20% है इकोनॉमी का, और टैक्स 2% देता है। क्यों नहीं उस पर टैक्स लगता? तीसरा प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट है, जो कि मार्केट वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स है उस पर, बट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे टैक्स क्यों नहीं लगता? ठीक है, हो गया तीसरा सेक्टर हो गया सर। चौथा मैं आपको बताता हूँ, अंडर इनवॉइसिंग। आपको 500 अरब की अंडर इनवॉइसिंग होती है पाकिस्तान में। 500 अरब का रेवेन्यू लॉस होता है इनफैक्ट। खुर्रम साहब आपकी ने बड़े बहुत मुस्तनद हवालों से ये बताया कि काबू पाया जा सकता है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गो के दावा ये किया जा रहा है कि डॉलर यानी स्टेट बैंक वगैरह के 303 है, लेकिन ओपन मार्केट में अव्वल तो मिल नहीं रहा, जो और अगर मिल भी रहा है तो 323, 324, 325 मिल रहा है। तो फिर प्राचा साहब हमारे साथ हैं। जी प्राचा साहब, पिछली बार भी आपसे गुफ्तगू हुई, 300 पे आप हम समझ रहे थे शायद रुक जाएगा, 325, 350 पे भी जाएगा। क्या कहाँ तक उड़ान जाएगी इसकी? देखिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, इस वक्त तो सूरत हाल ये लगती है कि रुपए पे दबाव रहेगा, और जो हुकूमत की तरफ से कहीं कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आती, और कहीं से कोई इक़दामात ऐसे नहीं है कि जिससे डॉलर का रेट रुक सके। और ख़ास तौर पे जो IMF ने कहा है आप अपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट करते रहें, जो कि 20 से 25 बिलियन डॉलर की है, तो इतने तो हमारे रिजर्व भी नहीं है। हम 1 से 3 बिलियन डॉलर लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं। 1 मिल गया, 2 रहता है, वो भी पता नहीं क्या हमसे और शराइत मनवाएंगे। तो उनकी जो ये पॉलिसी है, ये अजीब कन्फ्लिक्ट किस्म की पॉलिसी है। एक बात। दूसरी बात उनकी तो उनकी तो पॉलिसी है, लेकिन मुझे सिर्फ चलें ये बता दीजिए कि जिम्मेदार कौन है? स्टेट बैंक, हुकूमत 1, मनी चेंजर 2, तीसरे आपके ताजिर, सनतकार या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले। 3 में से कौन सा जिम्मेदार? देखिए जनाब, मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो कन्फ्लिक्ट किस्म की हैं। कुछ पॉलिसीज आपस में बिल्कुल मुतसादम हैं, जिसकी वजह से स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ करेंसी वो होती है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनको एट एनी कॉस्ट पैसा मुल्क से बाहर भेजना है। फिर हुकूमत ने जो एक पॉलिसी लाए इंपोर्ट की, इंपोर्टर को कहा कि आप खुद डॉलर अरेंज करें, और उनको कोई ऑफिशियल विंडो नहीं दी कि जहां से वो डॉलर परचेज कर सके, तो वो चले गए ग्रे मार्केट में, हवाला हुंडी के अंदर। जहां तक स्टेट बैंक के रोल की बात है, मैं ये समझता हूं कि स्टेट बैंक वाहिद एक इदारा है जो विजिलेंट है, जो काम करता नजर आता है। क्या विजिलेंस है जनाब? क्या विजिलेंस दिखाई, बताइए इस वाले से। देखिए सर, विजिलेंस जी ये दिखाई कि ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम्स, ठीक है जनाब, कोविड के अंदर आपकी जो चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में रखा, कहीं पे कोई कैश शॉर्टेज या किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी।
अच्छा मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ आप एक सवाल का मुझे बहुत क्विक दे दीजिए कि ये ज़रूरी है कि हम चाहे कीनिया जाएं, चाहे चाइना जाएं, चाहे सऊदी अरब जाएं, हम आखिर उस मुल्क की करेंसी क्यों नहीं लेते? हम डॉलर ही लेके क्यों जाते हैं? सऊदी अरब अगर हम जाएं, चाहे आपको मतलब उम्रे के लिए, जी बहुत ही स्पेसिफिक। हम जिस मुल्क में भी जाते हैं वही करेंसी लेके जाते हैं। सऊदी अरब उम्रे के लिए जाते हैं रियाल, दुबई जाते हैं दिरहम, यूरोप जाते हैं यूरो, इंग्लैंड जाते हैं तो पाउंड। बात खाली डॉलर की नहीं है, बात तो फॉरेन एक्सचेंज की है। चाहे चाइनीज युआन में ही अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो भी हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और आपके तवज्जो से एक बहुत अहम बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो इस वक्त मार्जिन है इलीगल बिजनेस में फॉरेन एक्सचेंज के, लुक्रेटिव बिजनेस कोई नहीं है। ठीक है, साहिबा ने फरमाया कि कुछ भी नहीं होगा करेक्ट। सॉरी प्राचा साहब, मेरे पास कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि सिर्फ इतना वक्त है। आपका शुक्रिया अदा करते हुए GTV से इजाज़त दूँ तो GTV से मुजाहिद बेली को कल तक इजाज़त दीजिए।